हेलो, मैं डॉक्टर नीति चौहान स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के बीएड विभाग से। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जहां बीएड में शिक्षा पर गंभीर चर्चा की जाती है, वहां सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शिक्षा वास्तव में है क्या, शिक्षा कहते किसको हैं। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा शब्द अपने आप में एक अर्थ लिए हुए है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे कि हम जानते हैं, नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि शिक्षा मानव के विकास का एक मूलभूत साधन है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो बिल्कुल पशु के समान होता है, एकदम निसहाय होता है और उसे कोई ज्ञान, मतलब नॉलेज नहीं होती। उसकी जन्मजात शक्तियां धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से ही इनहेंस होती हैं और वो समाज में सीखकर एक सभ्य नागरिक के रूप में स्थापित होता है। और ये काम जन्म से ही शुरू हो जाता है। जैसे जन्म से उठना बैठना, उसके बाद बोलना, भाषा सीखना, परिवार के द्वारा समाज के नियम सीखना, और जब थोड़ा बहुत आचरण की विधियां सीख जाता है तो उसके बाद विद्यालय में पढ़ना लिखना सीखना। विद्यालय छोड़ने के बाद भी जीवन के हर पड़ाव पर जैसे वो जाता रहता है तो कुछ ना कुछ सीखता जाता है। तो ये जो सीखना है, क्या यही शिक्षा है? तो इसके लिए हम सबसे पहले शिक्षा के शाब्दिक अर्थ पर चर्चा करते हैं। शाब्दिक अर्थ के में शिक्षा है क्या? तो देखें, शिक्षा शब्द जो हिंदी का शिक्षा शब्द है वो शिक्ष धातु है, और उस धातु में ए प्रत्यय लग जाए तो बन गया है शिक्षा। शिक्ष धातु, उसमें ए प्रत्यय लग गया और बन गया शिक्षा। शिक्ष का मतलब है सीखना और सिखाना, और जब प्रत्यय लग जाता है तो वो बन गया क्रिया, अर्थात सीखने सिखाने की क्रिया। अब ये तो है हिंदी भाषा में, इसका मतलब जो ऊपर बताया, जो भी सीखने सिखाने की क्रिया जीवन पर्यंत हो रही है, अभी पहले चर्चा करी, इसका मतलब वो शिक्षा है। तो अब इंग्लिश में देखते हैं। शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। एडुकेटम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, ई प्लस डुको। ई का मतलब होता है अंदर से और डुको का मतलब होता है आगे बढ़ाना, अर्थात बालक की आंतरिक शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर प्रकट करना, अर्थात बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहरी वातावरण से मेल कराना या उसे बाहरी वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना सिखाना। अब ये तो है इनका शाब्दिक अर्थ। अब शिक्षा का प्रयोग हम कैसे करते हैं तो इसमें भी देखें। शिक्षा जो है, जब हम देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से, शिक्षा शब्द का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं। एक तो प्रक्रिया के रूप में। प्रक्रिया के रूप में शिक्षा सदैव सुचारू रूप से चली रही होती है जीवन से मृत्यु तक। दूसरा होता है परिणाम के रूप में। परिणाम अर्थात शिक्षा प्राप्त करके उसने क्या गेन किया, उसने क्या प्राप्त किया, क्या अचीव किया। लेकिन इस समय में जितने भी आधुनिक शिक्षा शास्त्री हैं वो शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि परिणाम तो चाहे कुछ भी हो, प्रक्रिया तो हमेशा चलती ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा की प्रक्रिया का जो स्वरूप है वो दार्शनिकों ने, समाजशास्त्रियों ने, राजनीति शास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों ने, सभी ने अपने अपने दृष्टिकोणों से देखा है और परिभाषित किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया उन सब के दृष्टिकोणों से अलग अलग रूप में चल रही होती है। सबसे पहले हम बात करें, इस समय चर्चा करें शिक्षा दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा है क्या, अर्थात शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्य। मीन्स दार्शनिक शिक्षा को कैसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दर्शन का जो मूल विचार केंद्र होता है वो मनुष्य होता है। मनुष्य मीन्स मनुष्य के विचार, मनुष्य की आत्मा, यही इनका मूल विचार केंद्र होता है। और
दार्शनिकों का विचार केंद्र भी मनुष्य ही होता है। वो मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानने, उसके जीवन के अंतिम उद्देश्य को जानने का प्रयास करते हैं और शिक्षा इन सब की प्राप्ति का ही साधन वो मानते हैं। शिक्षा जो है वो इन्हीं सब की प्राप्ति का साधन होती है। चूंकि मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य के संबंध में दार्शनिकों के जो विचार हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे दार्शनिक बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हम बात करें भारतीय दार्शनिकों की और पाश्चात्य दार्शनिकों की, इसमें भी अलग अलग हो गए। आदर्शवादी दार्शनिक हो गए, भौतिकवादी दार्शनिक हो गए, प्रकृतिवादी दार्शनिक हो गए। सभी दार्शनिक अलग अलग हैं। तो सभी दार्शनिकों का जैसा उनका जीवन का दृष्टिकोण है, जो उनके जीवन को उद्देश्य हैं, उसी हिसाब से शिक्षा उन उद्देश्यों को प्राप्ति का साधन ही वो शिक्षा को मानते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं अध्यात्मवादी दार्शनिकों की, तो अध्यात्म जो है वो हम जानते हैं कि अध्यात्म हमेशा लौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन को ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और लौकिक जीवन से सदा के लिए छुटकारा पाने का साधन वो शिक्षा को मानता है। अब जगत गुरु शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने बात भी कही है, स विद्या या मुक्ति, शिक्षा या विद्या वो है जो मुक्ति दिलाती है। ठीक, अर्थात वही वाली बात, वो इस लौकिक जीवन से मुक्ति का साधन को शिक्षा मानते हैं। अर्थात शिक्षा हमें वो ज्ञान दे जिससे हम इस लौकिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करके अपने ईष्ट अर्थात परमात्मा में लीन हो जाए, ऐसा वो शिक्षा को मानते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं, ये तो शंकराचार्य की थी। अब जो अध्यात्मवादी हैं वो ये तो पुराने हैं अध्यात्मवादी। अब हम फिलहाल की बात करें कुछ समय पूर्व की, तो स्वामी विवेकानंद भी क्या कहते थे, मनुष्य को अपनी पूर्णता की अनुभूति का साधन करने योग्य वो शिक्षा को मानते थे। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त कर सके। उनकी डेफिनेशन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा। महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी ना केवल अध्यात्म पर बल्कि उसके शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास पर बल देते थे और वो मानते थे कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। प्लेटो भी शरीर और आत्मा दोनों के ही महत्व को स्वीकार करते थे और शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वो पूर्णता प्रदान करने योग्य मानते थे जिसके कि वो मनुष्य योग्य होता है। तो इस प्रकार ये तो हुए अध्यात्मवादी दार्शनिक। अब हम बात करें भौतिकवादी दार्शनिकों की, क्योंकि जितने भी भौतिकवादी दार्शनिक हैं वो केवल इस लौकिक जीवन को ही सच मानते हैं, जो ये सांसारिक जीवन है इसी को ही सच मानते हैं और जीवन का अंतिम उद्देश्य इसी लौकिक जीवन में सुखपूर्वक जीना मानते हैं। और मनुष्य को इन सुखपूर्वक जीने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो मानते हैं कि मनुष्य को इन संसार में सभी प्रकार के साधनों से संपन्न होना चाहिए। सभी प्रकार के साधनों से संपन्न मीन्स इसके लिए वो मनुष्य को सभी प्रकार के साधनों से संपन्न होना आवश्यक मानते थे भौतिकवादी दार्शनिक। अब जैसा भौतिकवादी है वैसे ही प्रकृतिवादी दार्शनिक भी हैं। प्रकृतिवादी दार्शनिक भी भौतिक सुखों को प्राप्त करने के ही के पक्ष में होते हैं और उनके अनुसार भी ये तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य अपने अंतः व बाह्य वातावरण में एक दूसरे से एडजस्टमेंट अर्थात एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर ले। अर्थात वे अपने आंतरिक वातावरण को जहां वो रह रहा है उस बाह्य वातावरण से समन्वय स्थापित करके जीवन व्यतीत करे तो वो सुख प्राप्त करेगा, ऐसा प्रकृतिवादी दार्शनिक मानते थे। इन सभी को व्यक्त करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। अंतः शक्तियां किसकी? मनुष्य की। मनुष्य की अंतः शक्तियों का
उस मनुष्य के बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है। अब प्रयोजनवादी दार्शनिक क्योंकि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं और शिक्षा को समाज में अनुकूलन करने और भविष्य में समाज का निर्माण करने योग्य बनाना चाहते हैं। जॉन डीवी ने भी ये वाली बात कही, शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने, अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य उसको प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसा हमने देखा कि इसका एक दार्शनिक संप्रत्य शिक्षा का, हमने ये देखा कि जैसा दार्शनिकों का अपना दृष्टिकोण होता है, जो वो जीवन से मनुष्य को प्राप्ति की आशा रखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन से क्या चाहता है या मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मनुष्य अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता है, उसकी प्राप्ति का साधन ही, उसको प्राप्त करने का साधन ही दार्शनिक शिक्षा मानते हैं। अर्थात जो वो प्राप्त करना चाहते हैं वो शिक्षा के माध्यम से करेंगे और शिक्षा मनुष्य को इस योग्य बनाए कि वो उन चीजों को अचीव कर सके और अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को जान सके। तो ये था शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्य। अब हम शिक्षा यानी कि दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा क्या है, अब हम बात करते हैं समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा क्या है, अर्थात शिक्षा का समाजशास्त्रीय संप्रत्य। समाजशास्त्री किसको शिक्षा मानते हैं? यदि समाजशास्त्रियों के बारे में हम विचार करें तो समाजशास्त्रियों का विचार केंद्र केवल और केवल समाज होता है। समाज की क्रियाएं, समाज में रहने वाले लोग और सामाजिक अंतःक्रियाएं ही उसके विचार का केंद्र होता है। अब जब समाजशास्त्री समाज को अपना केंद्र मानते हैं तो समाज में तो व्यष्टि भी होती है और समाज भी, संपूर्ण समाज भी, और समाज का केवल एक व्यष्टि भी उनके विचार का केंद्र होता है। तो इनके अनुसार शिक्षा क्या है, अर्थात शिक्षा जो है समाज के व्यष्टि और संपूर्ण समाज के विकास का साधन उनके अनुसार होती है। अब शिक्षा को ये क्या मानते हैं, इनके अनुसार शिक्षा क्या है? इनके अनुसार सबसे पहले शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया मीन्स शिक्षा मनुष्य को समाज में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी प्रक्रियाओं को सिखाने का साधन है। क्या ऐसा क्या होता है समाज में? मनुष्य एक दूसरे की भाषा, विचार, आचरण, सामाजिक अंतःक्रियाओं से प्रभावित होकर सीखते हैं। जब ये सीखना सिखाना किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा होता है तभी उसे शिक्षा कहते हैं। अर्थात कोई बोलना, चालना या भाषा, विचार या कोई भी आचरण जब दो लोगों के बीच में कुछ सिखाने के लिए होता है तो ही वो शिक्षा है। ये तो आप जानते ही हो। मनुष्य की पूरी सभ्यता, संस्कृति, इसका विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। जितना भी विकास हुआ है अब तक वो सब सामाजिक प्रक्रिया के दौरान ही हुआ है। शिक्षा समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। जैसा समाज होता है वैसी ही उसकी शिक्षा होती है, इसलिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब ये ध्यान रखिएगा, जैसा समाज वैसा उसकी शिक्षा। क्यों? क्योंकि शिक्षा समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। समाज अपने बच्चों के लिए शिक्षा का कुछ प्रारूप निश्चित करता है कि हमारे बच्चे हमारे समाज में रहकर इस योग्य हों। उन योग्यताओं को निश्चित करने का उन योग्यताओं का जो क्राइटेरिया होता है वो समाज के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हम बात करें, प्राचीन समय में आदर्शवादी समाज था तो शिक्षा कैसी थी? आदर्शवादी। आज अगर समाज की बात करें तो आज पूरी तरीके से समाज टेक्निकल से प्रभावित है, यानी तकनीकी से प्रभावित है, विज्ञान से प्रभावित है या आधुनिक चकाचौंध से प्रभावित है। तो शिक्षा के उद्देश्य भी कैसे हैं? शिक्षा भी कैसी है? मनुष्य को तकनीकी का ज्ञान कराए, मनुष्य को आधुनिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति किस प्रकार हो इस चीज का ज्ञान कराए। तो शिक्षा भी उसी तरीके की स्थापित हो जाती है। अर्थात जब आदर्शवादी समाज
तो आदर्शवादी शिक्षा आदर्शवादी उद्देश्य शिक्षा के होंगे और शिक्षा भी आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए रखी जाएगी। जैसा समाज वैसी उसकी शिक्षा। तो इसलिए कहा शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षा अविरत प्रक्रिया है। अविरत मीन्स कंटिन्यूअस। शिक्षा, किसी भी बच्चे की शिक्षा जन्म से लेकर प्रारंभ होती है और उसकी मृत्यु तक हमेशा चलती रहती है। विस्तृत रूप में तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी से तीसरी, अर्थात ये कभी विश्राम नहीं करती, हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट बात करें, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, बाइपोलर प्रोसेस। इसका मीनिंग है, समाजशास्त्रियों के अनुसार हमेशा शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव पर हमेशा प्रभावित करने वाला होता है जो किसी दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, अर्थात इसमें जो प्रभावित करने वाला होता है उसको शिक्षक कहा गया और जो प्रभावित होता है उसको छात्र कहा गया। एक प्रभावित करने वाला और दूसरा प्रभावित होने वाला। तो इसलिए शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके एक ध्रुव पर हमेशा सिखाने वाला होता है और दूसरे ध्रुव पर हमेशा सीखने वाला होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिखाने वाला मौन है, अर्थात मनुष्य को वो डायरेक्टली सिखा नहीं रहा, किसी बालक को वो डायरेक्टली सिखा नहीं रहा, लेकिन जो भी गतिविधि चल रही है उससे प्रभावित होकर दूसरा मनुष्य कुछ ना कुछ सीख लेता है। तो प्रभावित करने वाला डायरेक्ट शिक्षक नहीं है, पर है तो सिखाने वाला। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षक और छात्र कहना इतना उचित नहीं होगा जितना उचित होगा कि एक पक्ष होता है सिखाने वाला और दूसरा पक्ष होता है सीखने वाला। एक पक्ष होता है प्रभावित करने वाला और दूसरा पक्ष होता है प्रभावित होने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट आता है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। विकास मीन्स जन्म से, जैसा हमने पहले भी चर्चा करी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पशुवत होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता। शिक्षा के द्वारा ही उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं, उसका व्यवहार सुधारा जाता है और अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से वो अपने अंदर सुरक्षित करता जाता है और अपनी आने वाली पीढ़ी को उसको हस्तांतरित भी करता है। आने वाली पीढ़ी उसके ज्ञान को प्राप्त करती है, जो उसने अपनी पीढ़ी में सीखा उस ज्ञान को प्राप्त करती है, फिर उस ज्ञान में अपने अनुभवों को इंक्लूड करती है और उस ज्ञान में अपने अनुभव जोड़ती है, जोड़ करके उसको थोड़ा सा और परिमार्जित करके और विकास करके उसको आगे बढ़ाती है। इस प्रकार समाज का विकास भी होता है और शिक्षा भी परिमार्जित होती रहती है और शिक्षा के ये विकास की जो प्रक्रिया है वो दिन प्रतिदिन चलती जाती है। जैसे हमने देखा होगा, जब हम प्राचीन समय में हमने भी जब अपना पढ़ाई करी या बीएड करी, तो आप ही के उदाहरण से लेते हैं, हम अपने ही उदाहरण से देते हैं। जब हमने पढ़ाई करी तो उस समय हम इतनी तकनीकी का उपयोग नहीं करते थे, इतना तकनीकी ज्ञान हमें नहीं था, लेकिन आज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो तकनीकी ज्ञान से लैस है, वो तकनीकी का ज्ञान अवश्य उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो पहले हमने जो पढ़ाई करी वो पढ़ाई हमने अपने बच्चों को दी, उस पढ़ाई में थोड़े से नए अनुभव ऐड हुए, उन्होंने नए अनुभव ऐड करके उसको और परिमार्जित कर दिया और विकसित कर दिया और इस प्रकार समाज का और आगे विकास कर दिया। अब वो अगली पीढ़ी को इस विकसित शिक्षा को आगे देंगे और फिर इस प्रकार जो है नई पीढ़ी उसमें कुछ और जोड़ के और विकास करेगी। इस प्रकार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, वो हमेशा आगे ही बढ़ती रहती है। शिक्षा मनुष्य को अपनी परिस्थितियों से समायोजन करना ही नहीं सिखाती, बल्कि उसे अपने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना भी सिखा देती है, उसे अपने जीवन को सुखमय बनाने के योग्य भी बना देती है। इसलिए उसका निरंतर विकास होता रहता है और जहाँ पर वो मनुष्य रहता है उस समाज का भी निरंतर विकास होता रहता है। अब नेक्स्ट है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। इन सबसे जैसा हमने देखा, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा अविरत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, शिक्षा बाइपोलर प्रोसेस है, शिक्षा जो है एक
विकास की प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, अर्थात शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये कभी रुकती नहीं है। शिक्षा के द्वारा हमेशा अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास निरंतर होता है। ये ज्ञान को अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करती है विद्यालय शिक्षा के द्वारा। इस विद्यालय शिक्षा के सभी उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां निश्चित होते हैं, परंतु समाज में परिवर्तन जो भी है वो तो होता ही रहता है और समाज उन शिक्षा जो है समाज के उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती है और उन परिवर्तनों के साथ बच्चे को क्या सिखाना है इसको इंक्लूड करते हुए अपने में निरंतर गति बनाए रखती है, अर्थात वो परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार अपने में गति प्रदान कर लेती है, अर्थात शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। तो इन तथ्यों के आधार पर जितने भी हैं हमने ये निष्कर्ष भी निकाला, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा सामाजिक कार्य है जो कोई भी समाज अपने हित के लिए स्थापित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने शिक्षा को परिभाषित भी किया है और उन्होंने शिक्षा की परिभाषाएं भी दी। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं शिक्षा के राजनैतिक संप्रत्यय पर। शिक्षा का राजनैतिक संप्रत्यय जानने से पहले हम, क्योंकि राजनीति भी समाज में ही चलती है, तो शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्यय जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा जो है वो समाजशास्त्रियों ने क्या कहा। समाजशास्त्रियों ने ये वाली बात कह के चुके वो कि शिक्षा विकास की वो प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशव काल से अर्थात अपनी शिशु अवस्था से प्रौढ़ काल अर्थात अपनी प्रौढ़ावस्था तक विकास करता है, जिसके द्वारा धीरे धीरे वो अनेक प्रकार के अपने प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाता जाता है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने आध्यात्मिक पर्यावरण की बात करी, अपने सामाजिक पर्यावरण की बात करी और अपने प्राकृतिक पर्यावरण की बात करी, अर्थात उस पर्यावरण की बात करी जिसमें मनुष्य रहता है और राजनीति भी उसी पर्यावरण में ही सर्वाइव होती है। इसलिए यहाँ पर राजनीति की बात भी की जाती है, अर्थात शिक्षा का राजनीतिक अर्थ भी इसी से कुछ रिलेटेड होता है। अब राजनीतिक शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्यय या राजनीतिक अर्थ जानने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो राजनीति शास्त्री हैं उनका विचार केंद्र क्या होता है, राजनीति शास्त्री क्या सोचते हैं, राजनीति शास्त्री मनुष्य को कैसा बनाना चाहते हैं, तभी तो शिक्षा आएगी। तो जब हम राजनीति शास्त्रियों की बात करते हैं तो राजनीति शास्त्रियों का जो विचार केंद्र होता है वो केवल वहाँ का राज्य होता है और उनका शासन तंत्र होता है। वो राज्य और शासन तंत्र के इर्द गिर्द ही बात करते हैं और वो जो होते हैं वो व्यष्टि और समाज अर्थात संपूर्ण समाज, जैसा पहले कहा था आ गया ना समाज इसी के अंदर, तो वो व्यष्टि और समाज दोनों को इसी संदर्भ में देखते हैं और मानते हैं कि शिक्षा राष्ट्र के निर्माण का साधन है। राष्ट्र का निर्माण श्रेष्ठ नागरिकों से होगा और श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण श्रेष्ठ शिक्षा से होगा। अतः उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वो है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। ठीक, क्योंकि राजनीति शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा यही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय, अर्थात मनोविज्ञान क्या मानता है शिक्षा को। अब मनोवैज्ञानिकों का जो विचार केंद्र होता है वो मनुष्य का बाह्य और अंतः अर्थात मनुष्य का आंतरिक मन और उसका बाहरी शरीर दोनों स्वरूप होते हैं। बाह्य स्वरूप में उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां आ जाती हैं और अंतःकरण में उसका चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार जो बाहर से दिखाई नहीं देता वो आ जाते हैं। तो इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ मनुष्य की बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का प्रशिक्षण होता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का जो विचार केंद्र होता है वो, क्योंकि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो अध्यात्म को कम मानते हैं,
तो उनका जो विचार केंद्र है वो मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क और उसका व्यवहार होता है। व्यवहार, मनुष्य क्योंकि एक मनोशारीरिक प्राणी है, अर्थात मन से भी काम करता है और शरीर से भी, वो एक मनोशारीरिक प्राणी है जो जन्म से कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है और इन्हीं शक्तियों पर ही उसका विकास निर्भर करता है। अतः शिक्षा के द्वारा उसकी इन्हीं जो आंतरिक शक्तियां लेकर पैदा हुआ है, इन्हीं आंतरिक शक्तियों का विकास होना चाहिए। पेस्टोलॉजी ने कुछ इसी प्रकार से परिभाषित भी किया। अब बात करते हैं इनके आर्थिक संप्रत्यय की। अर्थशास्त्रियों का विचार केंद्र समाज के आर्थिक स्रोत होते हैं, कैसे अर्निंग की जाए। तो शिक्षा को वो एक उत्पादन प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि शिक्षित व्यक्ति जो है होता है उसकी उत्पादन शक्ति और संगठन क्षमता अशिक्षित व्यक्तियों से अधिक होती है, इसलिए उसमें होने वाला जो अतिरिक्त लाभ होता है वो शिक्षा पर किए गए व्यय से अधिक होता है। वो जो है एक आर्थिक तंत्र के रूप में ही देखते हैं और मानते हैं कि शिक्षा क्या है, मनुष्य पे किया जाने वाला एक वो व्यय है या वो एक शिक्षा जो है एक ऐसा निवेश है, एक ऐसा आर्थिक निवेश है जिसको हमने आज कर दिया तो भविष्य में वो अपनी उस व्यक्ति शिक्षा जो है उस व्यक्ति की उत्पादन और संगठन के कौशलों को और ज्यादा इनहेंस कर देगी, जिससे उसकी उत्पादन शक्ति बढ़ेगी और उस आर्थिक विकास में वो ज्यादा योगदान देगा। ठीक है, अब इसके आगे हम आगे बात करते हैं शिक्षा का वैज्ञानिक संप्रत्यय। विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिकों का विचार केंद्र भौतिक जगत, उसकी वस्तुएं और उसकी क्रियाएं होती है। मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के विषय में तो ये मनोविज्ञान से सहमत हमेशा ही है। शिक्षा को ये मनुष्य की शक्तियों के बाह्य जीवन से अनुकूलन विकसित करने के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं और शिक्षा को मानते हैं कि हमारी अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना शिक्षा का काम होता है। अब हम बात करें सभी दृष्टिकोणों की, सामाजिक जितने भी हैं, तो इन सभी दृष्टिकोणों से शिक्षा की प्रकृति के बारे में ये बात उजागर हो गई कि शिक्षा एक सौदेश्य, सामाजिक, एविरल, गतिशील और विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के कार्यों के संबंध में ये स्पष्ट है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि करती है और उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करती है, मनुष्य को एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बना। ठीक है, इसके आगे जो है यहाँ पर हमने शिक्षा के संपूर्ण अर्थ, जितने भी समाज के पक्ष हैं उनके अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा किस प्रकार से कार्य करती है, ये हमने चर्चा करी। इसके साथ ही हम आज का अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।